नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसके साइंस क्लासेस पे। और आज आप सब के लिए मैंने लेकर के आया सर जिसका नाम है टॉप 25 क्वेश्चन। यानी आज आपका बायोलॉजी का टॉप 25 क्वेश्चन लेकर के आए सर। यानी कहने का मतलब है कि आप एग्जाम देने से पहले ये 25 क्वेश्चन को जरूर देख करके जाना, ना तो आंख से आंसू के सिवा कुछ नहीं आएगा। क्योंकि सर मेरा कहने का मतलब है कि आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन से बाहर नहीं रहेगा। क्या गुरुजी 25 क्वेश्चन से बाहर नहीं रहेगा? अरे भाई, अगर 25 क्वेश्चन से बाहर नहीं रहा ना तो ये समझ लेना कि ये 25 जो है ना, 25 में से 10 घटा देना, यानी 15 क्वेश्चन मेरा उम्मीद रखना कि आपके एग्जाम में आएगा सर। यही 25 क्वेश्चन से, क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत से इस सेट को बनाया सर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने डाला आप सबके लिए। तो सीधे मैं आपको लेकर चलता हूं क्वेश्चन की दुनिया में। सर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना, क्या कहता है प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। कह रहा है प्राकृतिक में, किसमें? प्राकृतिक में ऑक्सीजन का जो संतुलन बना हुआ रहता है वो कैसे बना हुआ रहता है। अच्छा, ये तो समझ लेना ना कि ऑक्सीजन का तो संतुलन बना हुआ रहबे करता है, लेकिन वो कैसे बना हुआ रहता है, किसके कारण? तो प्रकाश जो होता है ना सर, वो प्रकाश के संश्लेषण के कारण प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन बना हुआ रहता है। फिर से सुन लेना, प्रकाश संश्लेषण के ही कारण ऑक्सीजन का, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। फिर से सुनना, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण के ही कारण बना हुआ रहता है सर। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण आपको मालूम है कि सर आपको पहला चैप्टर में पढ़ने का है क्लास 10 की प्रकाश संश्लेषण क्या है। और आपके एग्जाम में प्रकाश संश्लेषण सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है सर, प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड। तो आपको तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है सर। मेरा कहने का मतलब सर, मैं प्रयास करूंगा कि क्वेश्चन को विस्तार से विस्तार रूप में समझाने का प्रयास करूंगा। कहता है प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना हुआ रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण के कारण बना हुआ रहता है सर। एक चीज आपको मैं बता देना चाहता हूं सर, थोड़ी सी 1 सेकेंड आपका समय इधर लूंगा जो आपके कामगार के लिए है। चलिए आइए सर, देखिए सबसे पहले पॉइंट है ना सर कि आपको यहाँ पे एक ये टेलीग्राम दिख रहा होगा सर। आपको जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जो भी क्वेश्चन भी आपको मैं करवा रहा हूँ उसका ऑल पीडीएफ, आपको जो भी क्वेश्चन भी मैं करवा रहा था उस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना और जाकर के सर्च करना है @संदीप7295। मेरा आईडी आकर के खुल जाएगा सर, मेरा आईडी खुल जाएगा। इसे क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा, सारा वीडियो मिल जाएगा सर, ठीक ना। दूसरी बात यह है सर यहाँ पे कि आप अगर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिए हैं तो ये व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन मत करिएगा। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का मन है तो आपको लिख करके मैसेज करना होगा क्लास 10th बॉय है तो बॉय लिखिएगा, अगर गर्ल है तो गर्ल लिख करके मैसेज कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा सर। तो आपको सर, और ग्रुप में या फिर टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन कर लें, बेहतर रहेगा कि आप टेलीग्राम ही ज्वाइन कर लीजिए सर। और सबसे पहली बात है कि ना कि टेलीग्राम और ये ग्रुप पर 30 मिनट पहले प्रयास रहेगा कि आपके पास मैं भेज दूं, और क्या भेजूंगा वो तो बताऊंगा नहीं सर, क्योंकि तो हमरा जेले कर देगा आना सर। अब देखो सबसे पहली बात है सर, कहा जाता है यूट्यूब की दुनिया में बेहतर शिक्षा पाना है, बेहतर रिजल्ट करना है तो आपको एसके साइंस क्लासेस से जुटे रहना होगा। क्योंकि एसके साइंस क्लासेस एक मात्र विकल्प है आपका बेहतर रिजल्ट के लिए। क्योंकि सर रिकॉर्ड है, पिछले साल अगर सबसे कम समय में अगर कोई अच्छा रिजल्ट दिया है तो उसका नाम है एसके साइंस क्लासेस। वो मैं नहीं बोलता हूं, ये मेरे बच्चे बोलते हैं, और ये बच्चे का रिजल्ट बोलते हैं सर, है ना सर। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये बेल आइकन को, घंटा को प्रेस कर देना सर, ताकि इसका अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं सर। सीधे मैं आपको लेकर के चलता हूं क्वेश्चन की दुनिया में। चलिए आइएगा सर, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना सर, थोड़ी सी सोचना है क्वेश्चन के बारे में। कहता है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। अब देखो सर, यहां पर ना ये क्वेश्चन देखने के बाद ना, ये क्वेश्चन देखने के बाद आदमी को कंफ्यूज हो जाता है। देखो इधर यहां पर पूछा क्या, कोष्ठ। अच्छा, यहां पर जब ये पूछा कोष्ठ ना, क्या पूछा, कोष्ठ, मतलब जब ये पूछा कोष्ठ मानव हृदय में तो 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है सर। देखो सबसे पहली बात है सर कि कितना होता है, मानव हृदय में कोष्ठ पूछेगा। क्या पूछेगा, कोष्ठ। तो जब कोष्ठ पूछेगा ना सर तो आपको मारना है घपसना 4। कितना मारना है, 4 मारना। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो आपको 4 होते हैं। एकदम पहला एकदम मारना है, टिक करना है, कितना, 4 होते हैं। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ।
अगला क्वेश्चन क्या है ना सर, थोड़ी सी गौर करना क्वेश्चन के बारे में, ज़्यादा गौर करोगे सर तो फिर समझ लेना क्या क्या होगा पता नहीं चलेगा। कहता है प्रकाश संश्लेषी अंग है क्या? प्रकाश संश्लेषी अंग है कहाँ का? तो प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। क्या है सर? पत्ती। आप देखो सर, जब पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग को क्या करते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जब पेड़ पौधे से हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। जब पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ता है तो हम लोग लेते हैं, हम लोग देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है सर। तो यही काम है, हम दोनों एक दूसरे पे आत्मनिर्भर है सर। अगर हम मनुष्य हैं तभी पेड़ पौधे बचे हुए हैं, अगर हम लोग पेड़ पौधे हैं तभी हम लोग बचे हुए सर। इसलिए मेरा प्रयास रहेगा सर कि आप लोग अपने आसपास में पेड़ पौधे को लगाएं, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे जीवन की हरियाली भरती है, हमारी जिंदगी, हमारी दुनिया की हरियाली नहीं, हमारी दुनिया के साथ साथ हमारे जीवन की हरियाली रखती है सर। क्योंकि पेड़ पौधे अगर ज़्यादा रहेंगे तो ऑक्सीजन बेहतर मिलेगा, ऑक्सीजन बढ़िया मिलेगा सर, तो समझ सकते हो कि बेहतर जीवन होगा, मतलब बेहतर शरीर होगा, बीमारी से दूर रहेंगे सर। तो इसलिए पेड़ पौधे लगाएं सर अपने घरों के अगल बगल में। बाकी आपका मर्जी, तो सब बिहार के लोग हैं, ना जाने की करेगा। कहता है प्रकाश संश्लेषी अंग है तो पत्ती में होती है प्रकाश संश्लेषी अंग। चलिएगा सर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, मैंने आपको सर ये 25 क्वेश्चन जरूर करके जाना सर, बायोलॉजी का क्वेश्चन है सर। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, अभी दोस्तों को भी शेयर नहीं किया तो दोस्तों को भी शेयर कर दो। आइएगा सर, कहता है ना कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। देखो इधर कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है वायुमंडल में, देखो वायुमंडल में आर्गन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति कितना है, सबका अलग अलग प्रतिशत है सर, ठीक ना। लेकिन जब पूछेगा CO2 तो 0 पॉइंट, मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया था 0.03%, ये लग क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, मेरा याद है, मुझे याद है ना, तुम लोग को याद नहीं रहता हो तो हमको मालूम है। तो वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है कहेगा वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है रे भाई, तो मार देना घपसना 0.03% होता है। अरे होता है ना रे बबुआ, कहेगा हाँ होता है सर जी। देखो यहाँ पर गौर करना, तोरा बड़ी फंसाएगा। हाँ कहेगा आर्गन, कहेगा आर्गन का उपस्थिति होता है, ऑप्शन में तोरा CO3 0.03 दे देगा, तोरा तो लगबे नहीं करेगा, तुरंत तो दिमाग में रहेगा कि एक बार संदीप कुमार पढ़ाया था 0.03% लोगो यही होगा। अरे बचवा पहले ये सोचो ना कि मैंने पढ़ाया था कि CO2 गैस की उपस्थिति वायुमंडल में 0.03% होता है। हाँ तो ये सब चीज गौर करके मारना सर, इसीलिए कहते हैं मेरा सभी क्लास को जाकर के अटेंड करो सर। आना कहता है ना ग्राहनी भाग है। अच्छा एक देखो, एक ग्राहनी भाग होता है, एक ग्राहनी भाग होता है जिसका काम क्या है सर, पूरा तो ऑब्जेक्टिव है ना, तो पता चलता है क्या कि 20 गो 25 गो ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं और 60 मिनट ले लिए, तो दिक्कत है बाज। कहता है हाँ जो भी क्वेश्चन इसमें है सर, आपको उस क्वेश्चन को मेरा प्रयास रहेगा कि आपको मैं डीपली पढ़ा दूं। कहता है जब जब तुझको देखूं तो मन घबराता है। आना सर, कहता है ग्राहनी भाग है किसका, तो छोटी आंत का है। किसका है सर जी? छोटी आंत, छोटी आंत का। समझा कि नहीं समझा? ग्राहनी भाग है छोटी आंत का, ग्राहनी भाग है छोटी आंत का। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये सब क्वेश्चन में दिक्कत, अगर ये सब में दिक्कत तो तोरा में दिक्कत। शादी ब्याह होगा कि ना होगा तो सब सोच समझ करके रखना। आइए सर, कहता है क्या कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। सॉरी भाई, क्वेश्चन कुछ और का, आराम पढ़ रहे हैं कुछ और, सबका दिमाग में भी बचपन का प्यारे बैठा है। नहीं नहीं पढ़ेगा नहीं बढ़िया से तो प्यार रे बीबी झाड़ू से मारेगी। देखते इधर आइएगा सर, कहता है निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक क्रिया है? ऐच्छिक मतलब तुम्हारा मन जो करेगा वो करना। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, खाना ऐच्छिक क्रिया है, सिंपल फंडा है, खाना ऐच्छिक क्रिया है। ये सब क्वेश्चन मैंने करवाया था सर। जो बच्चे मेरे क्लास देखे होंगे इससे पहले वाला बायोलॉजी का, तो क्वेश्चन को मारेगा झट से ना क्लिक कर देगा। इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है, ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था। इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। जो लोग ये सब क्वेश्चन हमारे वीडियो को देखे हैं तो जाकर के सबसे पहले कमेंट करके बताओ। कमेंट करेगा सबका शादी कटवा देंगे। हाँ जल्दी जल्दी कमेंट करो। मधुमेह होते हैं, क्या होते हैं? मधुमेह होते हैं सर। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना, कहाँ गया? कहता है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अच्छा मुकुलन द्वारा, अच्छा ये मुकुलन एक्चुअली है क्या? ये मुकुलन एक्चुअली है क्या? ये एक साल पूछा था ये एग्जाम में।
कहता है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। अच्छा अब सोचो, कहा है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। किसमें होता है, ये ईस्ट है ये वाला, हाँ ये नहीं समझ जाना कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का आ रहा है, ठीक ना, ईस्ट में होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो ईस्ट में होता है। किसमें होता है, ईस्ट में होता है ना सर। कहता है जैसे जैसे तूने मुझे दिल को छुआ, आना सर। कहता है ना नर युग्म एवं मदा युग्म के संगलन को कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन बड़ी गजब है, कह रहा है नर युग्म और क्या कह रहा है, मदा युग्म। जब नाम होगा नर युग्म और नाम होगा मदा युग्म, मार देना निषेचन, दूसरा कोई काम ही नहीं है। क्योंकि सर कहता है ना कि नर युग्म मदा युग्म के संलग्न को संगलन को कहते हैं, नर युग्म मदा युग्म के संगलन को कहते हैं तो निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर कितना होगा सर, ए होगा, ठीक ना। आइएगा सर अगला कहता है ना, रे कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन क्या कहता है अगला, अगला कहता है ना डेंगू। देखो टाइपिंग वो सब गलती करता है, कौन टाइपिंग किया ऐसे, ये सब क्वेश्चन पे गौर करा करिए आप लोग भी जो है ना। मतलब ये क्वेश्चन क्या है, ये डेंगू मतलब ऐसा ही लिखाएगा। ऐसे कैसे बुक में लिखा रहेगा जी, आप लोग भी जो है ना देखिए इधर। कहता है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं, तो सो कहेगा गंदा जल। अरे भाई गंदा जल के कारण डेंगू मच्छर नहीं होता है, हाँ ये पहले सुन लो। कह रहा है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, पहले सुन हमारी बात के पहले तू। कहेगा डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, 99% बच्चा मारेगा गंदा जल, मारेगा ना, लेकिन सब जगह खोपचा में। हाँ 1% बच्चा जो संदीप कुमार का रहेगा, मतलब संदीप कुमार रहेगा ऐसे एग्जाम में, तो मेरा बच्चा बहुत रहता है सर। आइएगा देखो डेंगू मच्छर उत्पन्न करने वाला किस तरह के जल में रहते हैं, तो सबसे पहले डेंगू मच्छर तो साफ जल में होता है, साफ जल में, और जल का जहां पे बहुत दिनों से जमाव है, फिर से सुन लेना, गंदा जल में नहीं साफ जल में होता है, और जहां पे जल का बहुत दिनों से क्या है, जमाव है सर। ऐसे केस में ही आपका होता है डेंगू उत्पन्न, ठीक ना। डेंगू उत्पन्न कहाँ होता है, तो डेंगू उत्पन्न आपका साफ जल में होता है जहां पर बहुत दिनों से जल का जमाव है। ये मत समझना कि सर जी गंदा जल ना होगा, अरे भैया गंदा जल होगा तो नौली में गंदा जल ना है रे, गंदा जल ना। देखना कभी कभी गौर करना कि जब बारिश की बूंदें आती है ना, जब बारिश होती है ना, तो बारिश का जब पानी जम जाता है ना, तो सब कहता है कि अब डेंगू उत्पन्न होगा क्योंकि पानी पड़ गया। अच्छा अब सोचो जो पानी ऊपर से आता है वो गंदा पानी रहता है, नहीं कहेगा सर जी नीचे आकर के गंदा नहीं बन जाता है। अरे भाई ऐसा बातें नहीं है, डेंगू उत्पन्न जो होता है वो आपको साफ जल में होता है, और वो जहाँ पर बहुत दिनों से पानी का जमाव है वैसे केस में, मतलब जहाँ पे पानी निकलने का साधन नहीं है वैसे केस में आपको डेंगू उत्पन्न होता है, ठीक ना। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। कहता है नर युग्म और मदा युग्म के संलयन को कहते हैं निषेचन कहते हुए, जस्ट मैंने क्वेश्चन को करवाया था आना। क्या कहता है क्वेश्चन मेरे मोहतरमा, कहता है ना कि प्राकृतिक, क्या कहता है, 1 सेकेंड कम बैक टू यहाँ। कहता है प्राकृतिक चयन की सिद्धांत किसने दिया। अच्छा प्राकृतिक चयन की सिद्धांत किसने दिया, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, तो डार्विन ने दिया था। किसने दिया था, डार्विन में दिया था। मैंने ये भी क्वेश्चन को करवाया था, तो कहेगा गुरुजी तू क्या नहीं करवाया था, वही पहले करवा दे तू। अरे भाई मैंने करवाया था यार, पढ़ाया था, ऐसे क्यों बोलते हो। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करो ना। हाँ सर एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ सर आपको कि मेरा क्लास 10th मैथ का कोर्स
मैथ का कोर्स आपको मात्र 99 रुपया में चल रहा है सर, जिसमें आपको मैं एनसीईआरटी पूरा मैथ पढ़ाऊंगा मात्र 99 रुपया में। साइंस का कोर्स 199 रुपया में चल रहा है सर, जो कि जिसमें आपको पूरा साइंस पढ़ाऊंगा, फिजिक्स पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी पढ़ाऊंगा सर, आपको उसमें पूरा पढ़ाऊंगा। वो 199 रुपया का कोर्स है। ये कोर्स खरीदने के लिए सर आपको अगर खरीदना है कोर्स तो मेरा एक ऐप है, जिस ऐप का नाम है टीम टीचिंग। उस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से जाकर के डाउनलोड कर ले। कोर्स खरीदने से पहले इस नंबर पर एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा। कांटेक्ट नंबर है 47 इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा सर, अगर जिन लोगों को कोर्स खरीदना है। ऐसे बार बार कॉल मत किया करिएगा, आइएगा सर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर? अगला क्वेश्चन कहता है ना कि मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है। अच्छा, मनुष्य में लिंग क्या निर्धारण करता है? लिंग का नाम लिए सबका दिल खुश हो गया, गदगद हो गया होगा, है सब चट्टा के मारेंगे। कहता है मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है। अरे लिंग क्रोमोजोम को निर्धारण करता है। किसको निर्धारण करता है? लिंग क्रोमोजोम को निर्धारण करता है। कहता है मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है तो लिंग क्रोमोजोम को निर्धारण करता है। फिर से सुनो, मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है तो लिंग क्रोमोजोम को निर्धारण करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। आना सर। कहता है बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। आना सर। कहता है जीन कहाँ पाए जाते हैं? अच्छा, जीन एक नाम है सर, ठीक ना। कहता है जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो जीन जो होता है ना वो गुणसूत्र में होता है। किस में होता है सर? जीन कहाँ होते हैं? तो जीन जो आपका होता है ना वो गुणसूत्र में होता है। कहाँ होता है? गुणसूत्र में जीन होता है। फिर से सुनना, गुणसूत्र में जीन होता है, ठीक ना। तो जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो जीन गुणसूत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जीन गुणसूत्र में पाए जाते हैं। ये सब चीज़ पे गौर करना सर, ठीक ना। आइएगा सर। तो आपका कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र में, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना कि वह कौन सा कारक है जो वंशागत लक्षणों का नियंत्रण करता है? वंशागत मतलब ना समझा, तो वंशे खराब हो रही, तो वंश, हाँ तो वंशे ऐसा हो ना। कहता है गांव घर में होता है वंश। वंश का तुम लोग समझता होगा, ठीक ना। बाकी नहीं बोलूँगा, हम नहीं बोलूँगा, बाकी नहीं बोलेंगे, ना बोलेंगे ना, हम बोलेंगे ना बोलेंगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। कहता हुआ कौन सा कारक है जो वंशागत लक्षणों का नियंत्रण करता है? तो वो आपका है जीन। क्या है सर जी? जीन है। क्या है आपका? जीन, जो वंशागत लक्षणों का नियंत्रण करता है, जिसका नाम क्या है? जीन है सर। क्या आपका है? जीन है। आइएगा सर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे मोहतरमा? क्वेश्चन कहता है ना कि जैसा तूने मुझे सताया। कहता है कोशिका के अभिकल्प का आधारभूत लक्षण है। कोशिका के अभिकल्प का आधारभूत लक्षण है तो केंद्रिका, केंद्रक है। क्या है? केंद्रक है। क्या है? केंद्रक है सर। ये सब क्वेश्चन नॉर्मल है सर, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है सर, तो इसलिए क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में कितना बार पूछा है। कहता है निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? अच्छा, कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? कार्य कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास करता है, बकरी तथा मानव, है ना। घास, बकरी तथा मानव। अरे न करता है घास, बकरी तथा मानव। कहता निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो घास, बकरी तथा मानव। मत मार देना घास गेहूँ आम जेबा खोपचा में, हाँ मारवा बकरी गया हाथी मारवा जेबा खोपचा में, घास मछली बकरी जेबा घोपचा में। तो इसलिए सटीक आंसर होगा सर घास, बकरी, मानव। निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो घास, बकरी, मानव। क्या करता है? घास, बकरी, मानव। आइएगा सर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना, ज़्यादा मत गौर करना। कहता है ना अपघटक का उदाहरण है। अपघटक का उदाहरण है क्या? अपघटक का उदाहरण है कवक। क्या उदाहरण है? कवक। क्या उदाहरण है? कवक। क्या उदाहरण है? कवक। क्या उदाहरण है? कवक। हाँ, अपघटक का उदाहरण है कवक। क्या है सर जी? कवक। हाँ, अपघटक का उदाहरण है कवक। क्या है आपका? कवक। क्या है आपका? कवक। क्या है आपका? कवक। हाँ, इस पर गौर करना, नहीं गौर करोगे तो जाओगे खोपचा में सर, जिसका कोई वर्णन नहीं है, कहाँ जाओगे पता भी नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी गौर करना। क्वेश्चन कह रहा है ना, हाँ कहता है ओजोन परत की, अरे ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण क्या है? ओजोन परत
क्या कह रहा है, ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण क्या है, CFC गैस। अच्छा, CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाँ, तो ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण CFC गैस, जो कि सर आपको ज्योग्राफी में पढ़ने का है। ये चीज़ आपको भूगोल में भी पढ़ने का है सर, बायो में तो आपको पढ़ने का है ही है, लेकिन बायो के साथ साथ ये चीज़ आपको भूगोल में भी पढ़ने का है, ठीक ना। तो ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण क्या है, तो CFC गैस, ठीक ना। आइएगा, अगला कहता क्या है, अगला कहता है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं शाकाहारी। क्या कहलाते हैं, टाकाहारी। क्या कहलाते रे, टाकाहारी। अरे टाकाहारी ना रे भैया, शाकाहारी, शाकाहारी। हाँ शाकाहारी। हाँ, क्या होता है, शाकाहारी। कहता है उपभोक्ता, कहता है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं शाकाहारी। क्या कहलाते हैं, शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, ठीक ना। इसलिए सर अच्छा बनो, बेहतर बनो। कहता है तन संरक्षण का उपाय, जे कलर बदलते हैं वही कलर का क्वेश्चन हो जाता है। कहता है क्या, तन संरक्षण का उपाय है। अच्छा, क्या उपाय है, तन संरक्षण का क्या उपाय है, तो आपका नए वृक्षारोपण करनी चाहिए सर, पेड़ पौधों को रोपनी चाहिए, वनों की कटाई पर रोक करनी चाहिए सर, बहुत अच्छी बात है, जनसंख्या वृद्धि पर रोक करनी चाहिए सर। देखो, जिस दिन ये तीनों अगर सही तरीक़ा से इस्तेमाल होना चालू हो जाएगा, हाँ हम 2 को पैदा करेंगे, हम 5 को पैदा करेंगे, तभी तो हमारा आगे वाला वंश बढ़ेगा। अरे बेवकूफ़, 2 को से वंश बढ़ेगा। हाँ, कहेगा 5 को, पढ़ाई लिखाई का है नहीं, कहेगा 5 को करेंगे। तू सब मत करना 5 को, ठीक ना बउआ। तू से करेगा जी, ना करिएगा। हाँ कोई नहीं, सब समझदार है बंदा, सब 2 पर ब्रेक लगाएगा। यहाँ पर सभी आंसर होगा, क्या होगा सर, सभी आंसर होगा, ठीक ना। ये तीनों काम करनी चाहिए इंसान को, ठीक ना। आइए सर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ना निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। अच्छा, कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। अच्छा, नाभिकीय ऊर्जा बायोगैस ईंधन का स्रोत ये नहीं है, ठीक ना। नाभिकीय ऊर्जा जो है ना वो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। कहेगा निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा जो है वो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक में आइएगा सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है आपका नाभिकीय संलयन है, या फिर चंद्रमा है, या फिर सूर्य है, या इनमें से कोई नहीं। वो आप पे डिपेंड करता है सर। इसका जवाब आप सब कमेंट में दीजिएगा सर। और आज तक का क्लास आपको खत्म हो गया सर, ऐसा ही क्लास आप देखते रहिए सर। हमारा प्रत्येक क्लास चलता रहता सर। चैनल पर नए हो तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाल कलर का बटन होगा उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मुलाकातें करते हैं आप सबके बीच अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय सर, थैंक यू मेरे भाई, लव यू मेरे भाई। शेयर कर दो सभी दोस्तों को।